काट लेते हैं 2 मिनट। ठीक है। जैसे कि मेरे साथ तो आप लोगों का आज फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो सर आगिब हुसैन आप लोगों को पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट करवा चुके हैं। तो आई होप आप लोगों का मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा उनके साथ। तो एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को करूँगी ये कि हर टीचर का थोड़ा सा मेथड जो है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, पढ़ाने का उनका मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। अब हो सकता है कि मेरा और सर रागिब का मेथड सेम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैं इजी करके, जितना मैं आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये अच्छी तरीके से करवा दूं। ठीक है, और अपनी तरफ से मेरी फुल ट्राई होगी। आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। कहीं से अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोगों ने पूछ लेना। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत अच्छे से कवर करें। अब जो हमने स्टार्ट किए हैं ना, ये हमने स्टार्ट किए हैं लास्ट रेलिवेंट टू पीरा के, जो लास्ट रेलिवेंट है पीरा से। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास एक्ट है वो है पंजाब इंफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्या ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सारा पीरा से रिलेटेड। अब तो 2025 के रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी आ चुके हैं, तो उन्हें भी हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, प्राइस कंट्रोल एक्ट और होर्डिंग एक्ट, ठीक है, ये 3 एक्ट्स करवाऊंगी। और इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना अच्छी तरह हम है वो कर सकें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अच्छा, इसका जो मतलब होता है ना एक्ट, ये जो आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट वन, ठीक है, एक्स आई ऑफ 2024। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हर एक का ना एक नंबर होता है। मतलब जिस साल में जितने एक्ट पास होते हैं ना, उनको उसी लिहाज से नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्स आई ऑफ 2024 है, मतलब 11th एक्ट है ये 2024 का। अब इस एक्ट में इस साल में जो सबसे पहला एक्ट हुआ होगा उसको वन का नेम दे दिया होगा। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे पास हुआ होगा उसको सेकंड टू का नेम दे दिया होगा। तो ये 2024 में पास होने वाला 11वां एक्ट है। ठीक है, तो ये हर एक्ट के साथ आपको ये नंबर राइट किया हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस साल में जितने एक्ट पास होते हैं ना उसी लिहाज से इन्हें नंबर दिया जाता है। तो ये 2024 में पास होने वाला 11th एक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अभी हम ना थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें जो पहले हम देख लेते हैं कि ये किस साल में जो है पास हुआ था, किस डेट को। तो थोड़ा बहुत आप अपने साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो चीज आपके हाथ से गुजरती है ना वो आपको कभी भी नहीं भूलती। ये जो एक्ट है पीरा एक्ट 2024, ठीक है, जहां पे भी मैं एक्ट का नेम लूंगी ना आपको पढ़ाते हुए, जहां पे भी मैं एक्ट का नेम लूंगी तो उसका मतलब होगा पंजाब इंफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ये प्रोविंशियल असेंबली से जो पास हुआ था। ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी। प्रोविंशियल असेंबली से ये एक्ट पास हुआ था 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर 2024 में। फिर इसको गवर्नर, ठीक है, अब प्रोविंशियल असेंबली से जब पास हो गया तो ये गवर्नर के पास गया मंजूरी के लिए। तो गवर्नर ने जो इसकी मंजूरी दी थी वो दी थी 16 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और 16 अक्टूबर 2024 में जब गवर्नर ने इस पे इसकी मंजूरी दे दी थी ना, तो ये अगले ही दिन, ठीक है, 17 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो गया था। ठीक है, मतलब कह लें कि इसकी इनेक्टमेंट हो गई थी 17 अक्टूबर 2024 में। तो ये जो सारी डेट्स है ना ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपके इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इस एक्ट के अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो है 82। ठीक है, 82 इसके टोटल सेक्शंस हैं। और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, इसके जो चैप्टर्स हैं वो 18 चैप्टर्स हैं और इसके टोटल सेक्शंस 82 हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपका कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है कि ये प्रोविंशियल असेंबली से कब पास हुआ, इसके गवर्नर ने कब मंजूरी दी, और ये ऑफिशियल गजट में कब नोटिफाई हुआ। जी ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली आप अपने माइक्स को म्यूट ही रखें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? गल्ला गप्पा च बैठे बस। चले ठीक है, जहाँ आप लोगों ने चैट बॉक्स में बता देना है जहां से भी आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो। अच्छा ये देखिए, नेक्स्ट आज जो हमने डिस्कस करना है ना, आज मैंने आपको इसके 3 चैप्टर्स पढ़ाने हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स की मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहला चैप्टर है ना वो इन 2 सेक्शन से डील करता है। ठीक है, ये 2 सेक्शंस जो हैं ये चैप्टर 1 में आते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और दूसरा डेफिनेशंस। इसके बाद जो हमारे पास है 3 से लेकर आगे 11 तक, ठीक है, 3 से लेकर 11 तक ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में आते हैं 3 से लेकर 11 तक सेक्शन। फिर चैप्टर 3 में हमारे पास जो है 12 से 15 तक। ठीक है, 12 से लेकर 15 तक जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट। 12 से लेकर 15 सेक्शन। अच्छा, अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि कुछ ये कहते हैं कि जैसे आपको आ जाता है कि अब आपसे ये सारे सेक्शन, मतलब कुछ लोग जस्ट आपको एमसीक्यूज फाइल प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें ढेरों सारे सेक्शंस होते हैं। अच्छा ये वाली बात है, ये किस सेक्शन में बोली गई है। अब ये हर इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो इतने सारे सेक्शंस को नंबर वाइज याद कर सके। अब जरूरी नहीं होता कि आपने एक एक्ट के सारे सेक्शंस को याद करना होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं होते। वो जब आप पूरा एक्ट पढ़ते हैं ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना अभी, तो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती जाऊंगी कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है और ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, मैं चाहूँ तो इसको मैं आपको इजी वर्डिंग में भी कन्वर्ट करके इस एक्ट को पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं आपको जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है ना मैं उसी से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसे रिसेंटली अभी तहसीलदार वगैरह के पेपर्स हुए थे तो इसमें जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना सिंपली उन्होंने वही वही लाइंस उठाई हुई थी। तो हम इंशाल्लाह इसको एज इट इज ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इजी करके हम पढ़ लेंगे। ओके, चले नेक्स्ट हम इसका चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 82 सेक्शंस हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है ये किस लिए है। ठीक है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी इनेक्टमेंट की डेट लिखी हुई है 17 अक्टूबर 2024 में। ये ऑफिशियली गजट का मतलब हिस्सा बना था, नोटिफाई हुआ। अब ये एक्ट क्या है, टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर for efficient and effective implementation and enforcement of special laws throughout पंजाब। ठीक है, अब पंजाब में तो लाज वगैरह पहले भी थे, बने हुए थे। ठीक है,
मतलब हर चीज का एक कानून लाज वगैरह बने हुए थे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया था। वो रेगुलेट नहीं हो रहे थे, कोई प्रोसीजर नहीं था जो उसकी एफिशिएंट और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। तो इसलिए ये पीरा का जो डिपार्टमेंट है ये कायम किया गया, ताकि जो पंजाब के अंदर हर मतलब रेगुलेट किया जाए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, इन्फोर्समेंट हो लॉज की थ्रू आउट पंजाब। ठीक है, ये पंजाब की बात हो रही है, इसमें पूरे पाकिस्तान की बात आपसे नहीं हो रही। अच्छा, बाकी भी इसमें सारा वही है। ठीक है, चैप्टर 1 हम देखते हैं। चैप्टर 1 जो है हमारे पास वो है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाइया या इब्तदाइया। ठीक है, मतलब किसी भी एक्ट का इब्तदाइया जो होगा ना, वो उसमें हर एक्ट के इब्तदाइया में उसका वो होगा, शॉर्ट टाइटल होगा, उसका एक्सटेंट होगा, कमेंसमेंट होगी और डेफिनेशंस होगी। ठीक है, हर एक्ट में आपके पास यही होगा। अब इसके अंदर जो है वो सेक्शंस आते हैं 1 और 2। चैप्टर 1 में हमारे पास सेक्शन नंबर 1 और 2 है। इसमें जो पहला सेक्शन है वो हमारा डील कर रहा है शोर टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अब इसका जो सब सेक्शन 1 है, दिस एक्ट मे बी साइटेड, ये इसका टाइटल। ठीक है, पहला जो इसका ये सब सेक्शन है, ये इसका टाइटल है। और इसका टाइटल क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अब आपसे एज इट इज ऐसे ही एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, मतलब टाइटल क्या है, तो आपको ये एग्जैक्ट याद हो, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इसके बाद इसका एक्सटेंट है कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। एक्सटेंट कहते हैं जियोग्राफिकल एरिया वेयर द लॉ विल वर्क, मतलब वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे कोई भी कानून काम करता है या कोई भी कानून नाफिज होता है, उसे कहते हैं एक्सटेंट। तो ये होल ऑफ द पंजाब, ठीक है, होल ऑफ पंजाब में ये एक्सटेंड है, इसके अलावा नहीं। फिर अगला बात सबसेक्शन 3 में है, वो बात करता है इसकी कमेंसमेंट से। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। ठीक है, सच डेट क्या हुई कि 17 अक्टूबर 2024 में ये हुआ। एंड अप्लाई टू सच एरिया। एरिया क्या हुआ? होल ऑफ पंजाब। ठीक है, होल ऑफ पंजाब में ये अप्लाई हुआ। एज द गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल। वही बात हो गई कि होल ऑफ पंजाब में अप्लाई हुआ है और 17 अक्टूबर 2024। तो ये इसका सेक्शन नंबर 1 था। अब सेक्शन नंबर जो 2 है ना, उसमें आती है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब इस एक्ट के अंदर ये जो लफ्ज यूज होंगे इनका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। तो इसमें काफी सारी अब डेफिनेशंस आ रही हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं। यहाँ तक वैसे आपको क्लियर है, कोई मसला नहीं है मेरी वॉइस का, या फिर मेरी स्पीड ज्यादा है या मैं तेज बोल रही हूँ, कुछ भी कोई ऐसा मसला है तो काइंडली आप बता दें। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को क्लियर है। देन हम यस फर्दर मैम। मूव करते यस हैं। मैम, परफेक्ट है। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके। अब हम डेफिनेशंस को देखते हैं। अच्छा, थोड़ा स्लो बताऊं? चलें, ठीक है। मैं थोड़ा सा है ना तेज बोलती हूँ इसीलिए, बल्कि मैं आज बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ। चलें, अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। 1 बाय 1 हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे सारा। अच्छा, इन दिस एक्ट, आपने ना ध्यान से बात को समझना है। वैसे जो भी चीजें अब हम डेफिनेशंस में पढ़ेंगे ना, वो हम आगे एक्ट में भी उसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। लेकिन अब आपने इसको जरा ध्यान से साथ साथ समझते जाना है, ताकि जब आगे आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज पहले से होगा। एब्सोलूट ऑर्डर, ठीक है, ये वैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि पहले आनी चाहिए लेकिन बाद में आएंगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन्होंने इसको अरेंज किया हुआ है, इसलिए। अब सबसे पहले है आपके पास एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर का मतलब क्या है? मींस द एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड इन द फर्दरेंस ऑफ अ ईपीओ अंडर दैट। अब देखिए इसमें इतनी सारी बात है।
जहां पे भी फर्दरेंस का लफ्ज आएगा ना, इसका मतलब होगा स्पोर्ट या कंटिन्यूएशन। ठीक है, स्पोर्ट या हम कह लें कि कंटिन्यूएशन। अब ये एब्सोल्यूट क्या होता है? ये इशूड होता है इन द स्पोर्ट ऑफ एन ईपीओ। ठीक है, ईपीओ की स्पोर्ट में ये एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईपीओ क्या है। जब हमें पता चलेगा ना कि ईपीओ क्या है, तब आपको एब्सोल्यूट ऑर्डर की भी समझ आ जाए। ईपीओ क्या है? ईपीओ जो है वो एब्रिविएशन है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। अब मैं ना यहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर बताने लगी हूँ कि ये ईपीओ क्यों दिया जाता है और फिर कब किसके पास जाता है और ये वो, और वो कैसे एब्सोल्यूट ऑर्डर बनता है। तो ईपीओ का मतलब होता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ये अभी हम ना पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में अभी हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को। ये जो दिया जाता है ना, ये दिया जाता है पब्लिक नॉइसेंस और इंक्रोचमेंट के खिलाफ दिया जाता है ये ईपीओ। पब्लिक नॉइसेंस ये होता है मतलब कि कह लें जिससे पब्लिक को मुश्किल पेश आ रही हो, या उनको ऐसे एक्ट या ऐसा काम जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है। और इंक्रोचमेंट कहते हैं कि जैसे स्टेट प्रॉपर्टी पर जो मतलब कब्जा वगैरह होता है, ये चीजें इंक्रोचमेंट में आती हैं। तो इन इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ये जो ईपीओ है, ये दिया जाता है पब्लिक नॉइसेंस और इंक्रोचमेंट के खिलाफ। और ये देता कौन है? ये देता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो स्केल होता है ना, वो 14 स्केल होता है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का स्केल कौन सा होता है। तो ये 14 स्केल होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। ठीक है, ईपीओ जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो है ये सॉरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही देता है ईपीओ। अच्छा, अब ये ईपीओ दिया क्यों जाता, मतलब जब ईपीओ जो दिया जाता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इन्हें हम देखते हैं। ईपीओ जो दिया जाता है ना, इसमें डिटेल होती है। ठीक है, मतलब डिटेल होती है, जो भी पब्लिक नॉइसेंस और इंक्रोचमेंट हुई है उसकी डिटेल होती है। और इसके अंदर रीजन दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर वो रीजन देते हैं कि ये ईपीओ जो है, ये ऑर्डर जो है वो क्यों दिया गया है, ये बताते हैं। और दूसरा होता है कि रिव्यू, मतलब इसको रिव्यू भी किया जाए। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि जो ऑफेंडर होता है ना, ऑफेंडर, ऑफेंडर किसे कहते हैं? आप लोगों ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शायद पढ़ लिया होगा। तो ऑफेंडर उसे कहते हैं जिसने कोई भी जुर्म किया हो, मतलब जिसने कोई भी जुर्म किया हो, तो इसके खिलाफ ही ईपीओ दिया जाता है ना। ईपीओ ऑफेंडर के खिलाफ ही दिया जाता है। तो ऑफेंडर को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को हेयरिंग ऑफिसर के आगे, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर के आगे रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसको मौका दिया जाता है कि वो खुद को हेयरिंग ऑफिसर के आगे रिप्रेजेंट करे और उसको बताए कि उसके खिलाफ ये जो ईपीओ दिया गया है वो ठीक नहीं है, मतलब ये कहा जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है, ये जो ऑफेंडर है जिसने कोई भी जुर्म किया है, अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन में इस बात को करने में नाकाम हो जाता है कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया, ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, या आगे जाके हम फर्दर एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, अभी बता दें। तो अगर हेयरिंग ऑफिसर ईपीओ को कंफर्म कर देता है, ठीक है, ईपीओ को क्या कर देता है? अगर हेयरिंग ऑफिसर ईपीओ को कंफर्म कर देता है तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। ये मैंने इसकी एब्रीवेशन लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है ना, जो ईपीओ है, ये कोई भी इंफोर्समेंट ऑफिसर देता है जब कोई भी जो ऑफेंडर है, जुर्म करने वाला है, उसने कोई इंक्रोचमेंट की है या पब्लिक नॉइसेंस की है।
तो उसके खिलाफ जो 14वें स्केल का ऑफिसर होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो ईपीओ जारी करता है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। अब वो ईपीओ जाता है हेयरिंग ऑफिसर के पास, और ये जो हेयरिंग ऑफिसर है ना, इसका जो स्केल होता है, इसका स्केल होता है 17 स्केल। ये भी आपने याद रखना, ये भी आगे हम डिटेल से हेयरिंग ऑफिसर को पढ़ेंगे। तो जब हेयरिंग ऑफिसर के पास जाता है ना, तो वो ऑफेंडर को ये मौका देता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अगर तो वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है तो ये ईपीओ खत्म हो जाता है। लेकिन वो अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, तो हेयरिंग ऑफिसर उस ईपीओ को कंफर्म कर देता है। और जब हेयरिंग ऑफिसर उस ईपीओ को कंफर्म कर देता है ना, तो वो फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ गई होगी। अभी हम डिटेल से इसको इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट इतना ही हजम कर लें। ओके, उसके बाद है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है अथॉरिटी। जहां भी एक्ट के अंदर अथॉरिटी का लफ्ज आएगा ना, उसका मतलब होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, established अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है, ये एक्ट के किस सेक्शन के तहत की गई? तो ये सेक्शन 3 के एक्ट की गई। ठीक है, ये अभी हम जब सेक्शन 3 पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन 3, तो उसके अंदर पूरा हम देखेंगे कि ये जो पंजाब इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस तरह इस्टेब्लिश हुई, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, अभी हम सारा डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, अब ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? इसका मतलब होता है पंजाब इन्फोर्समेंट सॉरी ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 10 ऑफ दैट। अब ऑथराइज्ड ऑफिसर के बारे में ना हम इस एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में पढ़ेंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ऑथराइज्ड ऑफिसर को। फिर उसके बाद है बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है? मींस द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। अब जो सेक्शन 12 है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे चीजें फिंगर टिप्स पे आपको आनी चाहिए कि यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चैप्टर 2 हो रहा है, इस सेक्शन से चैप्टर 3 हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अच्छा, बोर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि 12 अंडर द सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे। तो जहां जहां पे भी बोर्ड का लफ्ज आएगा एक्ट के अंदर, उसका मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, ये जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी, ये होल पंजाब, ठीक है, मतलब पंजाब को कवर कर रही है, ये पंजाब लेवल पे है। लेकिन ये जो बोर्ड होता है, ये ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये भी आपने चीज याद रखनी है कि बोर्ड ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो अथॉरिटी है वो होल पंजाब को कवर कर। और जहां जहां अथॉरिटी का लफ्ज आएगा, इसका मतलब है पीरा अथॉरिटी। ठीक है, चलें, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब होता है चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। अब पीरा अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन है? पीरा अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है सीएम ऑफ पंजाब। ठीक है? और सीएम ऑफ पंजाब कौन है? कौन बताएगा सीएम ऑफ पंजाब कौन है इस टाइम? मरियम मरियम नवाज। मरियम नवाज। हाँ जी, मरियम मरियम नवाज। नवाज। जी जी। ठीक है, चेयरपर्सन जहां पे भी आपको वर्ड आएगा चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, तो अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन है वो सीएम ऑफ पंजाब होगी। ठीक है, और जहां जहां पे आपको कोड का लफ्ज आएगा, तो कोड का लफ्ज क्या होगा? कोड का लफ्ज होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वी ऑफ 18 है, मतलब ये 1898 का 5वां एक्ट था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
तो जहां जहां पे भी आपको एक्ट के अंदर कोड का लफ्ज आएगा, उसका मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, अभी हमने 3 चैप्टर्स करने हैं आज के डेट में। ओके, उसके बाद हमारे पास वर्ड है कमेटी। अच्छा, जब आपको ये जूम का टाइम लिमिट है, जैसे ही खत्म हो मीटिंग तो आप लोग अगेन इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जहां पे भी कमेटी का लफ्ज आएगा ना, उसका मतलब होता है कि इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई जा रही है, मींस अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द। फिर जहां पे कोर्ट का लफ्ज होगा, इसका मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, इस्टेब्लिश अंडर द कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो कि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर बनाया गया, और इसके अंदर एडिशनल सेशन जज भी इंक्लूड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। कस्टोडियन किसे कहते हैं? कस्टोडियन कहते हैं रखवाले को। ठीक है। मींस सच ऑफिसर, कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि वो ऑफिसर या एम्प्लॉय गवर्नमेंट का हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। अब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी कौन होता है। तो कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी वो होता है, वो ऑफिसर या एम्प्लॉय गवर्नमेंट का जो कि मैनेज करता है, मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है स्टेट प्रॉपर्टी को, जो रियासत की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसे। ठीक है। उसके बाद लफ्ज है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट का लफ्ज जहां पे भी आएगा, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं और सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ये सारी चीजें डिपार्टमेंट में मैम आएंगी। जी। मैम एक क्वेश्चन है, कस्टोडियन कौन है? मतलब पंजाब का होगा या पूरे पाकिस्तान का होगा, या नहीं नहीं, वजीर खजाना पंजाब का जो होगा। होगा? नहीं नहीं नहीं, जी पंजाब का होगा, क्योंकि हम ये एक्ट पंजाब का पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ पंजाब की जी बात मैम, होगी, इसमें पूरे पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ठीक है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डायरेक्टर जनरल। अब जहां पे भी आपके पास वर्ड डायरेक्टर जनरल आएगा ना एक्ट के अंदर, उसका मतलब होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। डायरेक्टर जनरल अथॉरिटी का जो होता है ना, ये सेक्रेटरेट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जितना भी होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, वो सारा ये डायरेक्टर जनरल देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को ये डील करता है। मतलब डायरेक्टर जनरल का मतलब ही यही होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है। अथॉरिटी की बात हो रही है, और जहां पे भी अथॉरिटी का लफज आएगा उसका मतलब पीरा अथॉरिटी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? मींस अ डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो नोटिफाई किया गया है, ये वो वाला डिस्ट्रिक्ट का मतलब है। इसे हम ना लैंड रेवेन्यू में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो जिसमें डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाता है। ठीक है, ये वही वाला डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब मींस ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 10 ऑफ दैट। अब ये एम्प्लॉय को जो हम डिस्कस करेंगे, ये कोई भी स्टाफ होगा या एनी अदर पर्सन जिसे अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करेगी, और एक्ट के किस सेक्शन के तहत? 10। ये हम जब सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम करेंगे कि एम्प्लॉय को जो है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आपके पास वर्ड है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रोचमेंट इंक्लूड्स एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, विद और intrusion into the state property and includes any permanent or temporary structure or movable objects intruded thereupon। अब आपने बात समझनी है। इंक्रोचमेंट ना दो तरह की होती है, एक होती है इमूवेबल और एक होती है मूवेबल इंक्रोचमेंट्स। ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल।
अब इसमें मतलब कोई भी जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे आ जाता है इंक्लूड्स एनी परमानेंट और टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर एक अपनी बिल्डिंग बना ली है, ठीक है। अब वो तो गैर कानूनी है ना, इलीगल है। आपने वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी और उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना ली है, तो अब वो इमूवेबल है, ठीक है, इसे कहेंगे इमूवेबल इंक्रोचमेंट। लेकिन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मूवेबल इंक्रोचमेंट होगी कि जैसे ये रेडी ठेले वगैरह नहीं होते, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह रेडी को ले जाया जा सकता है। जैसे आजकल ये जो पीरा डिपार्टमेंट वाले हैं, पीरा अथॉरिटी वाले हैं, ये खाली करवा रहे हैं ये, मतलब जो रेडियां और ठेले वगैरह लगे हुए हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब गले की दुकान के आगे या जैसे भी इन्होंने खुला करवा दिया है उनको, मतलब रिमूव करवा दिया है। तो ये आ जाती है मूवेबल इंक्रोचमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट कहेंगे इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स और प्रोसेसेस, ठीक है, मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। अच्छा, अब हम इस शेड्यूल लॉज को देखते हैं कि ये शेड्यूल लॉज क्या है। इन्फोर्समेंट के अंदर वो सारे एक्ट्स और प्रोसेसेस आ जाते हैं, मतलब जो भी हम एक्ट की जितनी भी कह लें कि इसको तमील करवाने के लिए, इस पर अमल करवाने के लिए जितने भी अब कर रहे हैं। एंड शेड्यूल लॉज, अब शेड्यूल लॉज पे भी इन्फोर्समेंट कराने के लिए शेड्यूल लॉज कौन से हैं? इसी एक्ट के ना एंड पे आपको शेड्यूल लॉज दिए गए हैं। और वो शेड्यूल लॉज कौन कौन से हैं? उसमें आता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है, उसके अंदर टेनेंसी एक्ट आता है, प्राइस कंट्रोल एक्ट आता है, और होर्डिंग एक्ट आता है, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड वाला एक्ट है। तो देखिए इसीलिए इन्होंने जो पीपीएससी वालों ने इन सारे लॉज को एसडीओ के पेपर में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर शेड्यूल लॉज की बात, मतलब शेड्यूल लॉज की बात हो रही है कि इसमें भी इन्फोर्समेंट करानी है। तो फिर इसलिए हमें सारे लॉज ही पढ़ने पड़ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके ये शेड्यूल लॉज का मतलब जहां जहां भी ये शेड्यूल्ड लॉज का मतलब आएगा, लफज आएगा, उसका मतलब वही होगा, ये जो सारे एक्ट हैं, लैंड रेवेन्यू वाला, टेनेंसी वाला, प्राइस कंट्रोल वाला, होर्डिंग वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोर्समेंट कोस्ट। इन्फोर्समेंट कोस्ट क्या है? मींस द कोस्ट डिटरमाइंड बाय द हियरिंग ऑफिसर। क्या अब ये हियरिंग ऑफिसर ये डिटरमाइन करेगा ये इन्फोर्समेंट कोस्ट ऑन एन ऑफेंडर। ऑफेंडर क्या है? जिसने कोई भी जुर्म किया है। एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एनफोर्समेंट स्टेशन, ठीक है। ये इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है ना, ये डिवीजन लेवल पे होते हैं। तो अब जैसे कोई बिल्डिंग है, अब किसी ने कोई ऑफेंडर है, ठीक है, उसने कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, अब आखिर उस बिल्डिंग को गिराना है ना, तो उस बिल्डिंग को गिराने के लिए जो बलडोजर या जो भी चीजें आएंगी, अब उन पे कॉस्ट तो आएगी। तो वो जो कॉस्ट है उसको कह रहे हैं इन्फोर्समेंट कॉस्ट। और ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा हियरिंग ऑफिस। नेक्स्ट मूव करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये 14 स्केल का ऑफिसर होता है, अभी भी रिसेंटली भी अभी इसकी सीट्स आई हुई हैं। मींस एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। फिर इन्फोर्समेंट स्टेशन है। इन्फोर्समेंट स्टेशन का मतलब है एनी प्लेस और प्रीमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द सब डिवीजन लेवल, ठीक है। अब ये सब डिवीजन लेवल पे होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि शायद ये जो सब डिवीजन की बात हो रही है इसमें मतलब डिवीजन्स को तकसीम कर दिया गया है। नहीं, ये डिवीजन को तकसीम नहीं किया होता, ये डिस्ट्रिक्ट को तकसीम करते हैं, ठीक है। मतलब जो तहसील बड़ी होती है ना, तहसील बड़ी है तो वो मिलकर एक सब डिवीजन बनाती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट को तकसीम करके सब डिवीजन बनती है। तो ये जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है ये सब डिवीजन लेवल पे मतलब बनाया जाता है अंडर दैट। और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होता है ना, इसका जो इंचार्ज होता है वो होता है एसडीओ। बता देती हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो तहसील, कुछ तहसीलें बड़ी होती है ना,
तो वो मिलके सब डिवीजन कहलाती हैं। ठीक है, तो अब सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट को तकसीम